हेलो दोस्तों, जीव विज्ञान की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज भी हम आपके अध्याय वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत का आखिरी अंश पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने लिंग निर्धारण और उत्परिवर्तन को पढ़ा था। इस वीडियो में हम आनुवंशिक विकारों को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब ये आनुवंशिक विकार होते क्या हैं? एक आनुवंशिक विकार जीनोम में बनने वाली एक या एक से अधिक असामान्यताओं के कारण होने वाली समस्या है। अधिकांश आनुवंशिक विकार काफी दुर्लभ हैं और कई हजारों या लाखों में एक व्यक्ति को प्रभावित करते हैं। आइए दोस्तों, अब वंशावली विश्लेषण यानी कि पेडिग्री एनालिसिस को समझते हैं। ये मानव आनुवंशिक विकारों का अध्ययन करने की एक विधि है। अब दोस्तों, मानव भी वंशागति के सिद्धांतों का पालन करते हैं, लेकिन मेंडल के एक्सपेरिमेंट हम यहाँ पर नहीं कर सकते। इसके कारण है जैसे कि मानवों में नियंत्रित क्रॉस करवाना संभव नहीं है। मानवों में संतानों की संख्या छोटी होती है। सरल शब्दों में अगर मैं कहूँ, वंशावली एक वंश वृक्ष की तरह होती है जिसमें कि कई सारी पीढ़ियां दिखाई जाती हैं और उनका हम विश्लेषण करते हैं। अब दोस्तों, इससे हमें जेनेटिक काउंसलर्स बता सकते हैं कि पैदा होने वाली संतति में ये सारे विकार होने की संभावना है या नहीं है, और अगर है तो कितनी है। अब दोस्तों, वंशागति विश्लेषण करने के लिए हम कुछ प्रतीकों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि ये प्रतीक हम नर के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये प्रतीक मादा को दिखाता है, और ये प्रतीक उन व्यक्तियों को दिखाता है जिनका लिंग का उल्लेख नहीं किया गया है। ये सारे प्रतीक प्रभावित व्यक्तियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये मैथुन को दिखाता है, ये वाला प्रतीक, और ये प्रतीक रिश्तेदारों के बीच मैथुन यानी कि समरक्त मैथुन को दिखाता है। और ये वाला प्रतीक हमें जनक और संतति को दिखाता है, जिसमें कि जनक ऊपर है और संतति नीचे है, बाएं से दाएं जन्म के अनुसार। और ये वाला प्रतीक भी जनक और संतति को दिखाता है, जिसमें कि जो नर शिशु यहाँ पर दिखाया हुआ है वो बीमारी से प्रभावित दिखाया हुआ है। और ये वाला प्रतीक 5 प्रभावहीन संततियों को दिखाता है। दोस्तों, वंशावली विश्लेषण में आपको अभी तक सिर्फ इतना ही याद रखना है। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि इसमें से आपसे कैसे प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और ऑटोसोमल डोमिनेंट को समझते हैं। अब ये क्या चीज है, चलो इसको देख लेते हैं। अब जैसा कि आपको पता ही है कि क्रोमोसोम के 23 जोड़े होते हैं, और इनमें से जो 22 जोड़े होते हैं उनको हम ऑटोसोम कहते हैं, और जो 23वां जोड़ा उसको हम लिंक क्रोमोसोम कहते हैं। लेकिन अगर ये ऑटोसोम के कारण अगर कुछ विकार किसी व्यक्ति में आ जाते हैं तो उसे हम ऑटोसोमल विकार कहते हैं, जिसका पहला प्रकार है ऑटोसोमल डोमिनेंट। अब इसको हम समझ लेते हैं। प्रत्येक कोशिका में जीन की एक उत्परिवर्तित प्रतिलिपि एक व्यक्ति को ऑटोसोमल डोमिनेंट विकार से प्रभावित होने के लिए पर्याप्त है। कुछ मामलों में एक प्रभावित व्यक्ति को यह प्रभावित स्थिति माता पिता से विरासत में मिलती है। दूसरों में यह विकार जीन में एक नए उत्परिवर्तन से हो सकती है, और उन लोगों में हो सकती है जिनके परिवार में विकार का कोई इतिहास नहीं है। अब इसको अच्छे से समझने के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो प्रभावित पिता के पास उत्परिवर्तित डोमिनेंट जीन है, और हमने इससे पहले पढ़ा था कि एक ही जीन संतति को प्रभावित करने के लिए पर्याप्त है। तो इस बात से हम कह सकते हैं कि 50% संभावना है कि संतति ऑटोसोमल डोमिनेंट विकार के साथ हो, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब हम ऑटोसोमल विकार का अगला हिस्सा ऑटोसोमल रिसेसिव को समझेंगे। ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन वाले व्यक्ति के माता पिता में प्रत्येक के पास उत्परिवर्तित जीन की एक प्रतिलिपि होती है, लेकिन वे आमतौर पर ऑटोसोमल रिसेसिव विकार के लक्षण नहीं दिखाते हैं। आमतौर पर प्रभावित परिवार की हर पीढ़ी में
ऑटोसोमल रिसेसिव विकार नहीं देखा जाता है। अब इसको समझने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर मैंने कैरियर पिता और कैरियर माँ को यहाँ पर दिखाया हुआ है। ये ऑटोसोमल रिसेसिव जीन को कैरी कर रहे हैं, इसलिए मैंने कैरियर लिखा है यहाँ पर। इनके पास है वो, पर ये कोई लक्षण नहीं दिखा रहे हैं। तो इसमें कुछ संभावनाएं हो सकती है, जैसे कि संतति अप्रभावित भी हो सकती है, कैरियर भी हो सकती है और प्रभावित भी हो सकती है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और ये चीज़ डिपेंड करती है कि उनके पास जीन कौन सा आया है। और आपको एक और चीज़ याद रखनी है कि यहाँ पर जो कैरियर होंगे वो ये लक्षण ऑटोसोमल रिसेसिव विकार के लक्षणों को नहीं दिखाएंगे। आइए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और आनुवंशिक विकारों को थोड़ा और अच्छे से समझ लेते हैं। अब दोस्तों आपको पता ही होगा कि कोशिका में क्रोमोसोम होते हैं, यानी कि गुणसूत्र, और क्रोमोसोम के पास डीएनए होता है और डीएनए में जीन होते हैं। तो मानवों में आनुवंशिक विकारों का कारण बदले हुए जीन या गुणसूत्रों की वंशागति पाया गया है। अब ये विकार दो प्रकार के होते हैं। पहला है मेंडेलीय विकार और दूसरा है क्रोमोसोमीय विकार। अब इनको एक एक करके समझेंगे हम। सबसे पहले मेंडेलीय विकार को समझ लेते हैं। मेंडेलीय विकार वे होते हैं जो एकल जीन के रूपांतरण या उत्परिवर्तन से मुख्यतया निर्धारित हो जाते हैं। ये विकार जनक से संतति में मेंडेलियन सिद्धांतों को पालन करते हुए जा सकते हैं और इन विकारों को हम वंशावली विश्लेषण से पता लगा सकते हैं। आइए अब इन्हीं में से एक विकार को हम ले लेते हैं, जिसका नाम है दात्र कोशिका अरक्ता, यानी कि सिकल सेल एनीमिया। अब दोस्तों जो लोग इस विकार के साथ होते हैं उनमें लाल रक्त कोशिकाएं सिकुड़ जाती हैं और सिकल यानी कि हंसिए के आकार की हो जाती है। बोन मैरो एनीमिया से बचने के लिए और ज्यादा ये लाल रक्त कोशिकाएं बनाता है, मगर वो काफी नहीं होती है। अब इनके सिकल के आकार के होने की वजह से इनके आने जाने में दिक्कत हो जाती है, जिससे कि रक्त वाहिकाओं में जाम लग जाता है, जिस कारण ऑक्सीजन अच्छे से कोशिकाओं तक नहीं पहुंच पाती है। अब दोस्तों ये विकार इस एलील के एक जोड़े से नियंत्रित होता है। इसके तीन संभावित जीनोटाइप हैं, HBA HBA, HBA HBS और HBS HBS। जिनके पास HBS HBS वाले एलील आएंगे वो सिकल सेल एनीमिया दिखाएंगे। जिनके पास HBA और HBS एलील होंगे वही आमतौर पर इसके लक्षण नहीं दिखाएंगे, मगर वो कैरियर होंगे। तो इसका मतलब है कि 50% संभावना है कि वो आने वाली संतति में सिकल सेल एनीमिया कर दें। और जिन व्यक्तियों के पास HBA HBA एलील होगी वो सिकल सेल एनीमिया से ग्रसित नहीं होंगे। आइए दोस्तों अब अगले मेंडेलिय विकार फिनाइल कीटोनूरिया को समझते हैं। अब आमतौर पर क्या होता है दोस्तों कि फिनाइल एलेनिन जो कि एक अमीनो अम्ल है, ये टायरोसिन में बदलता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति फिनाइल कीटोनूरिया से ग्रसित होगा तो जो एंजाइम फिनाइल एलेनिन को टायरोसिन में बदलता है वो वहां पर नहीं होगा, जिसके कारण फिनाइल एलेनिन जमा होगा और वो बदल जाएगा फिनाइल पायरुविक अम्ल तथा अन्य व्युत्पन्नों में। बाद में ये शरीर के दिमाग वाले हिस्से में जमा होने लगते हैं, जिससे कि मानसिक दुर्बलता हो जाती है। आइए दोस्तों अब क्रोमोसोमीय विकारों को समझ लेते हैं। एक या अधिक क्रोमोसोम की अनुपस्थिति, अधिकता या असामान्य विन्यास क्रोमोसोमी विकारों के कारण होते हैं। अब इन विकारों को समझने से पहले हम एक चीज को समझेंगे जिसे हम कहते हैं असुगुणिता, यानी कि एन्यूप्लॉइडी। कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिड के विसंयोजन की अनुपस्थिति के कारण एक क्रोमोसोम की अधिकता या हानि हो जाती है। इसे असुगुणिता यानी कि एन्यूप्लॉइडी कहते हैं। अब इसको समझने के लिए हम एक मानव की यूकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण ले लेते हैं। अब इसमें आमतौर पर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, लेकिन अगर
एन्यूप्लॉइडी वाली कंडीशन होगी तो उसमें 45 या 47 क्रोमोसोम होंगे। आइए दोस्तों अब बहुगुणिता यानी कि पॉलीप्लॉइडी को समझ लेते हैं। कोशिका द्रव्य विभाजन ना हो सकने के कारण क्रोमोसोम का एक पूरा समुच्चय अधिक हो जाता है, इसे बहुगुणिता यानी कि पॉलीप्लॉइडी कहते हैं। अब आमतौर पर क्या होता है कि हैप्लॉइड और डिप्लॉइड कोशिकाएं होती हैं, यानी कि अगुणित और द्विगुणित होती है, ये सामान्य कंडीशन में होता है। लेकिन अगर पॉलीप्लॉइडी होगा तो ट्रिप्लॉइड और टेट्राप्लॉइड कोशिकाएं भी होंगी। आइए दोस्तों अब डाउन सिंड्रोम को समझते हैं। अब दोस्तों इस सिंड्रोम में 21वें क्रोमोसोम पर एक अतिरिक्त प्रतिलिपि आ जाती है। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर 21वें जो जोड़ा है वहां पर 3 क्रोमोसोम्स हो गए हैं। इसको हम 21 की त्रिसूत्रता भी कहते हैं। अब दोस्तों जो व्यक्ति डाउन सिंड्रोम के साथ होगा वो छोटे कद का, छोटे गोल सिर वाला होगा, जिसकी जीभ में खांच होगी और मुंह आंशिक रूप से खुला होगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। आइए दोस्तों अब क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम को समझ लेते हैं। अब दोस्तों इस विकार में क्या होता है कि एक अतिरिक्त एक्स क्रोमोसोम की प्रतिलिपि आ जाती है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिससे कि कोशिकाओं के अंदर 47 गुणसूत्र हो जाएंगे। और कैरियोटाइप का यहाँ पे मतलब है कि ऐसे कुछ क्रोमोसोम्स को दिखाना, जैसा कि आप इस यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं। अब इसमें कुछ लक्षण भी होंगे, जैसे कि पुरुष में मादा लक्षण दिखने लगेंगे, जैसे कि गायनेकोमैस्टिया, और ऐसे पुरुष बांझ होंगे। आइए दोस्तों अब टर्नर सिंड्रोम को समझ लेते हैं। अब इस विकार का कारण एक एक्स क्रोमोसोम का अभाव होता है, जिसका मतलब है कि यहाँ पर 45 क्रोमोसोम की स्थिति हो जाएगी और ऐसी नारी बांझ होती है। तो ये चीज आप सभी को याद रखनी है। और दोस्तों यहाँ पर आपका अध्याय वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत खत्म होता है। इस वीडियो में हमने आनुवंशिक विकारों को समझा, जिसमें कि हमने कई सारे विकारों को देखा। और दोस्तों मैं आप सभी को एक और बात बताना चाहता हूँ कि आज हमने आपकी एनसीईआरटी किताब का ये टॉपिक खत्म कर दिया है। आप इसको जरूर घर से किताब से पढ़कर आइएगा। अगली वीडियो में हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस का वीडियो देखेंगे इस अध्याय का और जानेंगे कि आपसे परीक्षा में कैसे प्रश्न इस अध्याय में से पूछे जा सकते हैं। धन्यवाद।